मार्केट में बहुत ही भारी गिरावट चल रही है और बहुत ही प्रॉब्लम में लग रहा है। पूरा शेयर मार्केट जिस तरह से गिर रहा है ना, आज का जो फॉल था वो अनएक्सपेक्टेड था ना। 300 एक समय पे तो वो 23,000 से नीचे चला गया था, 390 पॉइंट्स निफ्टी नीचे था। बाद में एंड होते हुए 310 पॉइंट था। लेकिन ओवरऑल अगर ये कंडीशन अगर देखो तो वो बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि बुल मार्केट तरह का दिख नहीं रहा है, बट एक लाइक अ बेयर मार्केट ही जैसे गिर रहा है मार्केट। और लेफ्ट राइट सेंटर, चलो अगर अब लोग हम लोग सोचे ना कि ये कुछ 12 या 13% अपने टॉप लेवल से गिरा है, लेकिन जब हम लोग स्टॉक का फॉल देख रहे हैं ना, तो वो स्टॉक के फॉल ऑलमोस्ट 30 to 40% से ज्यादा है। और उसमें से खास सेल्स के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो हालत ही टाइट हो गई है। ऊपर से ना काफी म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो पता है ना, आईसीआईसी के जो एस नरेन आके बोला कि भाई स्मॉल कैप में और मिड कैप में तो बेच के निकल जाओ, खास करके स्मॉल कैप में। अब ऐसे जैसे जब डायलॉग आते हैं ना, तो और कहते हैं क्रेजीनेस बढ़ जाता है और सबको और डर लगता है, और अभी कोई लेने के मूड में नहीं है। जिस तरह से आज मार्केट गिरा, एफआईआई तो दुम दबा के भाग रहे हैं। अब पिछले वीक क्या सही में कितने सारे पॉजिटिव न्यूज थे। सबसे अगर 4 इवेंट की बात करें तो सबसे पहले था कि वो 1.5 लाख की लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई थी ऑलमोस्ट 2 वीक पहले। पिछले वीक में बजट अच्छा रहा, जो एक तरह से ड्रीम बजट था। तीसरा पॉइंट के ये जो अपना आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कट किया। और फोर्थ था अपना दिल्ली इलेक्शन, जहां बीजेपी सरकार जीते। लेकिन ये सब पॉजिटिव की वजह से भी मार्केट गिर रहा है। और ये गिरने के कारण एक ही है कि एफआईआई बेच के जा रहे हैं और यूपी वीक पे वीक होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। कितने डॉलर इन्फ्यूज कर दिए, अभी तो ऐसा लग रहा है आरबीआई ने रेट कट किया एक तरह से, ऊपर से वो वापिस डॉलर बाई कर रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? तो वही हो रहा है कि अभी आरबीआई ने रेट कट तो कर दिया, अब लेकिन इससे डॉलर अपना रुपी और वीक हो रहा है। अभी उसको बचाने के और हम लोग डॉलर इन्फ्यूज कर रहे हैं। शशिकांत दास जी ने भी काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स नो ऑलरेडी इन्फ्यूज कर दिए थे इसको बचाने के लिए। तो ये सब चल रहा है, जो एक अच्छे साइन नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल एफआई तो भागेंगे ही ना, क्योंकि उनको उनके देश में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न जा रहा है। ऊपर से करेंसी डेप्रिशिएट पे डेप्रिशिएट हो रही। तो इन सब चीजों में जब ऐसी हालत होती है, तो वही होता है कि करे क्या करे क्या, क्या कुछ नहीं कर सकते आप। आपको बैठना है और नीचे के लेवल पे, कुछ एक लेवल पे स्टॉक्स नीचे आते हैं तो यू कैन बाइट, बट इन अ फेज मैनर। अभी ऐसा पता किसी को नहीं है, क्योंकि जो ट्रिगर आने थे वो आ चुके लास्ट वीक। अभी कोई नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा, तो वही होगा कि भाई यूएस में कुछ वापिस भागने लगे, या कोई अच्छी न्यूज आए। लेकिन अभी कोई रिसेंट ऐसे कोई ट्रिगर दिख नहीं है डोमेस्टिकली भी। अभी आएगा तो सीधा अभी रिजल्ट सीजन होगा। रिजल्ट सीजन नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट सीजन देखो क्या आता है। ये रिजल्ट सीजन तो ओके था, उतना खास नहीं था वो। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि अपने अपने वहाँ प्रॉब्लम हुई कि अपनी इंजन ही स्लो हो गई, अपनी ग्रोथ इंजन ही स्लो हो गई है। जीडीपी डाउन है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तब इस तरह का माहौल होता है तो स्टॉक गिरने वाले ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से ट्रम्प साहब, जैसे मैं बोलता हूँ ना, उनके हाथ में जून जून आ गया है टैरिफ का, तो बजाते ही जा रहे हैं। उन्होंने कल रात को तो अनाउंस भी कर दिया भाई, 25% टैक्स स्टील पे, बाकी सब कंट्रीज में, इवन एल्यूमिनियम में। और इस तरह का जब माहौल बनता है ना, टैरिफ पे टैरिफ, तो डॉलर स्ट्रांग ही जाता है, डॉलर वापिस अपने वहां जाता है। और हाहाकार मचा दिया है ट्रम्प ने तो। अभी मोदी साहब कल अभी मिलने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ तो नेगोशिएशन और वो सब होगा होपफुली। और इस तरह एक्चुअली जाने से पहले भी काफी सारे प्रोविजन उन्होंने कम कर दिए, तो होपफुली कुछ एग्रीमेंट हो इंडिया के लिए, कुछ अच्छा है। क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा है, बाकी सब कंट्रीज के साथ तो वो लोग तो एक तरह से ट्रम्प सही कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, लेकिन हम सब के लिए तो इतना अच्छा नहीं है। एंड सिचुएशन इज नॉट सो ग्रेट। ऐसा नहीं है कि भाई बेच के भाग, क्योंकि अगर इंडेक्स लेवल पे देखो तो वो तो कितना है, 13-14% ही गिरा है। 26,300 से अभी 23,000 है, तो इतना कुछ गिरा नहीं है, यानी 12-15% में। लेकिन द प्रॉब्लम इज जो पोर्टफोलियो है ना, जो ज्यादा इन्वेस्टर के पास, रिटेल के पास स्मॉल कैप और मिड कैप के थे, और उनमें खराब हालत हो गई। और वही वही अभी चीजें खटक रही है इन्वेस्टर्स को कि अभी करे तो करे क्या। और काफी सारे कारण थे कि जैसे एक तो हाई वैल्यूएशन भी था, बाद में बीच में आईपीओस भी काफी सारे आए उन्हें, और कोई भी आईपीओ आए फुल्ली सब्सक्राइब होते थे, क्या अनसन रेट पे जा रहे थे। ऑलमोस्ट सभी आईपीओ सब्सक्राइब हो गए थे। एसएमई आईपीओ तो आपको पता है क्या क्रेजी वैल्यूएशन थे।
एक आज ही मैंने ऐसे देखा, एक सेबी ने एक कंपनी जिसका जीरो रेवेन्यू है, वो 5,000 तक रेवेन्यू, 5,000 का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। सोचो ऐसे ऐसी कंपनी भी होती है जिनका सेल्स नहीं होता, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ तक पहुंच जाता है, उसको डीलिस्ट किया। लेकिन बात यही है कि इस तरह का माहौल जब होता है ना, तभी मार्केट गिरता है। और ये हमेशा आपने देखा होगा, एक डायलॉग है, जब आईपीओ मार्केट बहुत गर्म हो जाता है ना, एसएमई आईपीओ, यू शुड थिंक दैट देयर इज अ फॉल कमिंग। और वही चीज यहाँ इस बार दिखी। और इस बार क्या, अभी भी हम लोग बहुत गिरे नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइस करेक्शन बहुत ही मेजर है। एंड अभी ऐसा है कि अभी फंड मैनेजर भी ऐसा सब, जैसे एस नारायण ने बोला ना, वो उससे और माहौल, जैसे मैंने बोला ना, तो वो खराब हो रहा है। बाय द वे, आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा मार्केट, आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स से जरूर डालिए, क्योंकि मैं एंड में लेने वाला हूँ आपके सभी क्वेश्चन। आज भी मैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कल मैं लूंगा। आज सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो रिलीज करने में, या लेकिन और अगर टाइम मिला तो कुछ कुछ स्टॉक पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसे आयशा मोटर्स है, या वरुण बेवरेजेस का रिजल्ट आया, वो सब तीन चार स्टॉक है, हिंडाल्को है, उन सब पे थोड़ी बातचीत कर लेंगे। देखते हैं कितने टाइम तक खींच सा पाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो मुझे कंप्लेन आती है कि आप बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाते हो। बट लेट मी सी, बट डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन गाइस। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि ओवरऑल वही है कि ये सब चीजें होती है। तो नो, एक मॉरल बूस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का नीचे चला जाता है, और वो सोचने लगता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन वही होता है कि अभी क्या हुआ था कि जो बड़े नए नए जो भी इन्वेस्टर आए थे, जो कहते हैं ना कोविड के बाद आए ना, उन्होंने कहा इतने वो क्राइसिस देखे नहीं है। ओके, तो उनको लगता है कि ये फॉर एवर गेम होती है, लेकिन ये फॉर एवर गेम नहीं होती। 2 ढाई साल बहुत ही अच्छे रहे कोविड के बाद, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे रहे। तो एक टाइप में ये पीछे 4-5 महीनों से एक कहते हैं ना स्लैक पीरियड चले, और शायद में भी एक एक आध क्वार्टर और भी चले, हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों में थोड़े पेशेंस रखना जरूरी है। और लार्ज कैप थोड़े अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप 30-40% हो गई, और 10-15% पे आए, तो अच्छे लेवल पे आ गए। लेने के लिए ये टाइम एवरेज करने का है। अभी क्या भागना, स्मॉल कैप और मिड कैप से ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं। अब भागोगे तो अब लोगे कब? देखो यार, अगर आप अब अभी का देखो तो आपको लगेगा कि शायद और गिर सकता है 15, लेकिन अगर आप 10 साल का होराइजन देख लोगे यहाँ से, तो शायद शायद क्या, नॉर्मली भी स्मॉल कैप जो होते हैं ना, वो 15-20 साल में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वो इंडेक्स भी होता है स्मॉल कैप का, ओवर द टाइम ज्यादा देगा, तो वो टेंशन मत लो। अगर 3 महीने 6 महीने की बात करो तो शायद लार्ज कैप आपको ज्यादा कंफर्ट दे दे। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको नो, यानी देखो, स्मॉल कैप नॉर्मली भी जब भी आप इन्वेस्ट करो ना, तो आपको 6 से 7 साल का नो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इतने सालों तभी आपको कुछ दिखेगा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इन बिटवीन नो इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी। हाँ, लेकिन एक चीज तो बात निकल के आ गई, और जो मैं 100% यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज प्लीज डाइवर्सिफिकेशन करिए। इवन जैसे आपको भी पता है, जो काफी लोग हमारे प्रॉफिट मल्टीप्लायर के मेंबर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, ओके, ईटीएफ में प्रॉपर एलोकेशन करो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ इक्विटी में ही डालना है। इसलिए हम लोग जब आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, हम लोग एक ही पैकेज में आपको सब दे रहे हैं, करेक्ट? ईटीएफ, गोल्ड, आईपीओ, देन म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, इवन अभी बॉन्ड्स भी ला रहे हैं। तो ये इसलिए ला रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके, अगर आप 15 साल देखोगे, 20 साल देखोगे ना, तो आप देखोगे जिसका प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उसका रिस्क कम होगा और वो ज्यादा कमाएगा। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दैट। ऐसा नहीं कि भाई गोल्ड है तो गोल्ड में क्यों डालना, इक्विटी हमेशा इतना रिटर्न देता है। देखो, होता है किसी के लिए ऐसा होता है कि इक्विटी ही सबसे ज्यादा रिटर्न, लेकिन as a rational investor, no, I always think that one has to diversify its portfolio rather than no focusing on only specific asset class. और मैं तो यहीं तक बोलूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये साइकिल आ रहा है। गोल्ड देखो कहाँ तक पहुंच गया, अभी तो 1 लाख तक पहुंचने की बात गोल्ड हो रही है। ठीक है, पिछले 3 साल का गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से ज्यादा है।
तो समझ रहे हो ना कि किस तरह से कोई भी एसेट क्लास का टाइम आ सकता है, तो डोंट इग्नोर दैट। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, हाँ रियल एस्टेट में तो आप लोग डालते ही हो, लेकिन इन सब एसेट क्लास में भी प्रॉपर डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अभी आजकल पंडित बहुत आगे टीम में बोलते, देखो हमने बोला था 1 साल पहले गोल्ड लो गोल्ड लो, अरे भाई सब लोग बोलते हैं गोल्ड लेना, करेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन की गोल्ड तो लेना होता है ना, लेकिन किसी को नहीं पता था ऑनेस्टली, दिल पे हाथ रखो। कोई भी एनालिस्ट आके बोलता है कि मुझे पता था गोल्ड यहाँ तक है, किसी को नहीं पता कि गोल्ड यहाँ तक जाएगा, कब कौन सी चीज भागती है। जब मार्केट 26,300 था, किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड में जो मार्केट कहाँ तक पहुंच गया था, करेक्ट, और वहां से ये कहाँ तक पहुंचा है, तो डबल से ज्यादा हो गया। तो वही होता है कि किसी को पता नहीं होता है, वो बैक और हाइंड साइड में सब कुछ लगता है, तो लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अपने प्रॉफिट मल्टीप्लायर के जितने भी मेंबर्स है गाइस, प्लीज प्लीज आप हर एक ऐसे क्लास में जाके, हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी है उसमें डालिए। नॉर्मली तो हमारा ये जो कल मंडे का सेशन था, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है, लेकिन आप वो भी जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप नहीं हो मेंबर तो हमने लिंक दी है, वो वहाँ आप क्लिक करके यू कैन चेक इट आउट। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से करना है एक ही चीज है, स्मॉल कैप मिड कैप लेना है तो लो, लेकिन धीरे धीरे लो। जरूरी नहीं कि 100 रुपीज डालने हैं तो 100 रुपीज एक साथ डाल दो, धीरे धीरे डालो, वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन द थिंग्स में गो रॉन्ग। अभी मोदी जी वहां गए हैं, देखो क्या बात होती है। ऊपर से अभी रेसिप्रोकल टेस्ट की बात हो रही है, जो करने वाले 2-3 दिन में शायद वो इम्प्लीमेंट होगा, तो वो भी देखो क्या आता है। एफआई की सेलिंग जब तक रहेगी, जब तक रुपया वीक रहेगा, और रुपया वीक रहने वाला है, क्योंकि ग्लोबली अगर सभी करेंसी डॉलर के नीचे जाती है और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर होता है, तो हम ऐसा नहीं कि भाई हम लोग अकेले खड़े रहे, हम भी वीक होंगे होंगे होंगे। और जैसे हमने ज्यादा वीक होते हैं, एफआई की सेलिंग होती है, देखो डीआई भी कहाँ तक बाय करेगा। एसआईपी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अगर गलती से भी एसआईपी में प्रॉब्लम हुआ तो एक दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल ये जो मिडिल क्लास का ये जो 1 लाख करोड़ का भी जो बूस्टर आया है, वो सब भी थोड़ा हेल्प कर देता है, और लोग एसआईपी बंद नहीं करेंगे, बट यस, थिंग्स आर नॉट सो ग्रेट करंटली। और काफी सारे स्टॉक्स तो आज तो है ना, अक्रॉस द बोर्ड, फार्मा स्टॉक्स भी कल गिरने लगे थे, करेक्ट। इवन अभी देखो रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आने लगे, रियल एस्टेट स्टॉक्स भी गिरना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी मार्केट से जो पैसा आता था, वो रियल एस्टेट में जाता था। इक्विटी अभी रिसेंटली 3-4 साल में जिसने क्या किया है कि रियल एस्टेट में, अगर सॉरी इक्विटी मार्केट में बहुत कमाया ना, उन्होंने कैश में घर बाय कर लिया है। तो उस हालत से रियल एस्टेट में बहुत पैसा गया, और रियल एस्टेट भी साथ ऊपर चलने लगा। वो देखो एक विशेष साइकिल है, और ये विशेष साइकिल के हिसाब से ही चलता है ये सब चीजें। तो वही हो गई वहां भी, तो रियल एस्टेट लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी सब लोग बोले कि लग्जरी होम, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट, उसके वजह से काफी हद तक बड़े बड़े घर जैसे 4 BHK 5 BHK डिमांड काफी हुई। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, हमारे एरिया में अभी 2 BHK होते ही नहीं है, 1 BHK होते नहीं है, सब 3 और 4 इन 5 BHK ऐसे ही जा रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में अभी लोग घर से, काफी लोग अभी घर से काम करने लगे, आईटी वाले भी अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का खर्चा बचाने के लिए। जैसे ऑनेस्टली मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, वो भी हम लोग वर्क फ्रॉम होम से, मेरे एम्प्लॉयज और सब लोग हैं, तो उससे भी काफी डिमांड बढ़ी है। लेकिन डिमांड भी एक सस्टेनेबल एक लेवल होता है, क्योंकि ये है ना फ्लो ऑफ मनी होता है। अगर एक जगह पे अगर पैसे रुकते हैं, तो फिर दूसरी जगह पे भी पैसे रुक सकते हैं, और ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो रियल एस्टेट भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट कट होता है, आगे आगे देखना इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आता है, फिर कुछ होगा। लेकिन आई थिंक कितने सारे स्टॉक, रियल एस्टेट स्टॉक बहुत ही नीचे आ गए एक्चुअली। अभी तो बात करें तो बहुत सारे स्टॉक बहुत ही नीचे आ गए, 20, 30, 40%। एंड नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग एट इट गाइस, नो। अब बोलोगे तो अपन पैसे ही नहीं है, मैं मानता हूँ यार, काफी लोग ने, अब कितनी बार आप एवरेज करोगे, कितनी बार आप अच्छे स्टॉक लोगे, लेकिन हाँ एक लेवल पे आप कर सकते हो, अगर हो तो करो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ रेकमेंड करना चाहता हूँ, तो अगर आप कर सको तो फ्लिप कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई स्टॉक है और सही में वो चल नहीं रहा है, और लग रहा है कि यार ये 40-50% गिर गया है,
तो वहां से आप 50 से निकल के कोई स्टॉक जो अच्छा स्टॉक है, वो जो 30 35 40% गिर चुका है, अच्छा स्टॉक बोल रहा हूँ, जो गिरे हुए काफी गिरे हुए, आप प्लीज नोट चेंज कर सकते हो। उसमें फायदा क्या होगा, एक तो आपका थोड़ा लॉस बुक हो जाएगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी फायदा हो जाएगा थोड़ा शॉर्ट टर्म। और ऊपर से हाँ, आप बोलोगे 10% एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन वो जो अच्छा स्टॉक हो ना, वो जल्दी रिकवर होगा। तो उस तरह से आपको काफी फायदा हो सकता है। तो इस बुरे मार्केट में मेरे हिसाब से ना, तो आपको थोड़ा स्वाइप करना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप नो पोर्टफोलियो को थोड़ा एलोकेशन कर दो। देखो, डेयरिंग दिखानी पड़ेगी। देखो, आपको पता है कि कोई स्टॉक चलने ही नहीं वाला है, तो क्यों है? क्योंकि जो स्टॉक चलने वाला है ना, वो जैसे मार्केट रिकवर होगा ना, वो 3 4 महीने में आपको 30 40% का जंप दे देगा, और आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। मैं तो मेरे क्लाइंट्स को बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि आप इस लेवल पे अभी आपको स्वाइप करना चालू करो। एलोकेशन आपको जो चल नहीं रहा है वहां से निकल के जो स्टॉक, अच्छा स्टॉक जो नीचे मिल रहा है, प्लीज जाके बाय कीजिए। बहुत ही जरूरी है। और यही सही टाइम है, यही सही टाइम है। क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक इतने नीचे लेवल पे मिलते नहीं है। हाँ, शायद लार्ज कैप बाउंस बैक ज्यादा जल्दी हो, स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा टाइम लगे, बट दैट्स ओके। लेकिन ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे ना, आपको बहुत ही फायदा होगा। और नो, ये सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ट्रिक होती है जो नॉर्मली करते हैं लोग, और मैं तो करवाता ही हूँ लोगों अपने क्लाइंट से। तो ये ऊपर से आप थोड़ा एलोकेशन, अगेन मैं टेल बोल रहा हूँ कि ईटीएफ में थोड़ा डालना चालू करो। स्मॉल कैप ईटीएफ है, या मिड कैप हो, या लार्ज कैप हो। ओके, निफ्टी ईटीएफ होते हो, निफ्टी ईटीएफ होते हैं, लार्ज कैप तो नहीं, लेकिन स्मॉल कैप निफ्टी ईटीएफ हो या जूनियर हो। आप बोलोगे स्मॉल कैप की हालत खराब है, लेकिन देखो आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है वो इंडेक्स। प्लस अगर आपका होराइजन 10 साल है, बिंदास डालो। 10 साल में स्मॉल कैप वापिस 10 या 15 साल में आराम से वो आउट परफॉर्म कर लेगा लार्ज कैप को। तो इसमें ईटीएफ में थोड़ा एलोकेशन कीजिए, जरूर कीजिए, बहुत ही जरूरी है। मैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड लें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अच्छा, बाय द वे, जो हमारे मेंबर्स है गाइज, हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन सब ये दिए हुए हैं, तो आप जाके देख लो कौन से म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में डालना है, वो भी हमने रेकमेंड किया है। इवन आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी ट्राई कर सकते हो। इनडायरेक्ट से जगह डायरेक्ट में डालो। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंपैरिजन पता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या होता, अच्छा इनडायरेक्ट बता दो, आप अगर कोई एजेंट से थ्रू करते हो, तो एजेंट थ्रू क्या होता है, उनका इंटरमीडिएट कमीशन होता है, उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो वहाँ आपका 0.80 से 0.70 ज्यादा एक्सपेंस लगेगा। अभी आपको लगेगा ठीक है ना, इतना ही है, लेकिन 10 साल में अगर आपका पैसे कंपाउंड हो रहा है, तो वो बड़ा हो जाता है। ओके, जैसे आपने 10 लाख रुपए डाले, तो अच्छा खासा अमाउंट आपका है ना, वो कमीशन में जाता है। तो जैसे 8 हजार रुपये के जितना जाएगा। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट डालते हो, तो डायरेक्ट में फायदा क्या है कि ये हट जाएगा, तो ओवरऑल कंपाउंडिंग बढ़ेगा। तो आप कभी भी मनी कंट्रोल में जाके देखोगे ना, कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की एनएवी और इनडायरेक्ट की म्यूचुअल फंड की एनएवी में भी 0.8 या 1% का डिफरेंस होता है मिनिमम। ओवर द टाइम ये एनएवी से बहुत फर्क बड़ा पड़ जाता है। तो कीप दिस इन माइंड गाइस। और हम लोग तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही रेकमेंड करते हैं, बट यस, ये चीज़ हम ध्यान रखना। अब आप बोलोगे गोल्ड में भी करना चाहिए, देखो गोल्ड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो थोड़ा डालना है तो डालो। लेकिन अगर गिरा, ट्रम्प साहब भी, यानी देखो कभी गोल्ड भी गिरेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर के ऊपर ही जाएगा। अभी क्या है कि पूरी पूरी दुनिया गोल्ड बाय करने में लगी हुई है। तो गोल्ड सबका पूरा डिमांड है, तो इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन आई थिंक कभी ना कभी अगर वो नीचे जाता है, तो एक और दिक्कत आ सकती है। तो गोल्ड में डालो, लेकिन थोड़ा एलोकेशन करो, इतना इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, बॉन्ड्स बॉन्ड्स में भी थोड़ा ध्यान से, अच्छे क्वालिटी के बॉन्ड्स हो तो आप जरूर बाई कर सकते हो, लेकिन प्लीज प्लीज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आइडियली देखो, अगर आपका 100% में से नो 10 एक % ईटीएफ में डाल सकते हो, 25 से 30% इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट इन, 20 से 25% आप म्यूचुअल फंड में डालो, 50% आप इक्विटी डालो, थोड़ा गोल्ड में डालो। तो उस तरह से कीजिए। रियल एस्टेट तो मैं अलग बोल रहा हूँ, लेकिन उस तरह से आप थोड़ा एलोकेशन कर सकते हो, तो आपको जरा फायदा रहेगा एक्रॉस, और थोड़ा सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे। क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ना, मैं नॉर्मली भी बोलता हूँ जब मैं वेबिनार करता हूँ, कि मनी इन योर बैंक प्लेज अ बिगर रोल। यानी
आपके पास पैसे होना ज्यादा जरूरी है, थोड़ा 2-3% कम कमा लोगे ना, उससे लाइफ चेंज नहीं होगी। करेक्ट। लेकिन आप पैसे ही घुमा दो स्टॉक मार्केट में, उससे तो अच्छा बैलेंस अप्रोच है कि चलो। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं, रामदेव अग्रवाल बोलेंगे यार, वो सब बोलेंगे मेरा पूरा पैसा तो इक्विटी में, भाई वो अलग ब्रीड है, वो अलग लेवल है उनका, हम लोग उस लेवल पे नहीं है। तो हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। थिंग्स आर वेरी टफ। लेट्स सी क्या होता है। आरबीआई रुपया बचाने को तो बहुत ट्राई किया लेकिन बच नहीं रहा है। हर रोज सुबह देखो ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, कौन सा नया नोटिफिकेशन आया है या कहीं कहाँ कौन सा टैरिफ लगाया है, तो उससे वापस मार्केट हलचल मच जाता है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एंड थिंग्स आर नॉट इन अ गुड शेप करंटली, लेट बी ऑनेस्ट। आज का फॉल तो कुछ बहुत ही ब्रूटल था। किसी ने सोचा नहीं था कि आज भी 300 पॉइंट, कल ही नहीं सोचा था कि 180 पॉइंट, आज तो यानी ऐसा लग रहा था सब बेच ही रहा है। करेक्ट। तो ऐसे ऐसे समय में ना शांति से बैठो, कोई टेंशन नहीं, इतनी इतना पैनिक नहीं है। देखो अगर आप ये फियर इंडेक्स देखो तो वो क्या है कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेसिकली, करेक्ट, तो वो इतना भी बड़ा नहीं है, इतना फियर नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी क्या सब लोग साइड लाइंस में हो गए। और ऐसा भी सुना है कि भाई HNI तो लिस्टेड शेयर्स में से निकल के अनलिस्टेड शेयर्स में जा रहे हैं। और ये सब देखो, जब जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत सारी कहानी आने लगती है मार्केट में। क्या करेंगे, अभी वो तो चलता रहेगा, बट एज ए रैशनल इन्वेस्टर अगर आप 3 साल 5 साल के बाद देखोगे तो दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। सो उस तरह से आपको देखना है। चलिए अभी कोई क्वेश्चन आंसर ले, सॉरी अब मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर आप एनालाइज करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। थोड़े स्टॉक एनालाइज में सोच आता लेकिन बहुत टाइम निकल गया, तो बाद में वो देख लेंगे। चलिए, तो टॉकिंग अबाउट जो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे वो एक बार बात कर लेते। 1 मिनट, आई जस्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। और मैंने एक लिंक दी है जिससे अगर आप चाहते हो कि हमारा डेली आउटलुक आपके पास मेल में आए तो वो भी क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। चले, रहलोन सर फार्माई सिंह, थैंक यू फॉर योर डेली अपडेट सर, सो थैंक यू। अंसार अमित बोल रहे, अंसार MLT बोल रहे कि if I invest in Indian benchmark Nifty 50 in 22, it rallied 13.9 at peak. But still, there are absolutely no negative edge. And yes, 100%. Now, Donald Trump has come tariff all the way to fight with them, reduce the impact this country. यानी ये यही बोलना चाहते हैं कि हाँ, वही वही जो हमने बात की कि वो उनका लास्ट क्वेश्चन ये है कि कब तक DI सपोर्ट करेगी, एंड ही इज कंप्लीट, यू आर कंप्लीट राइट आंसर कि कब तक DI सपोर्ट करेगी। और वहाँ जैसे जिस तरह से FII बेच रही है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप पिछले 20 साल का अगर चार्ट देखोगे ना, तो रुपी डेप्रिसिएशन प्लस इंडिया ने जो रिटर्न दिया वो कॉम्पनसेट करके, तो वो रिटर्न एग्जैक्टली जो S&P ने पिछले 20 साल में दिए उतना ही रिटर्न है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा रुपी बहुत डेप्रिशिएट होते जा रहा है। तो इवन तो अगर आप रिटर्न ज्यादा कमा लोगे तो रुपी जैसे डेप्रिशिएट, तो उनको वापिस पैसे ले जाना कम हो जाए। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिया ने नहीं किया कि FI कूदते कूदते आएंगे। जब तक हमारा क्वार्टरली रिजल्ट और वो सब अच्छा आने नहीं लगेगा तब तक ये समस्या रहेगी। एंड आंसर, यू आर कंप्लीटली राइट, कब FI इसलिए ही सेल कर रहे हैं। और DI भी कब तक बचाएगी, लेकिन जब तक SIP चल रही है तो बच रहे हैं हम लोग। अगर ये रिटेल भी पार्टिसिपेट नहीं होते तो हम लोग कम से कम अभी 30 से 40% डाउन होते हैं। सो होपफुली दिस में कंटिन्यू, SIP कंटिन्यू, और कहीं ना कहीं बाउंस बैक रैली भी आ सकती है। लेट्स होप सो। वो कब आएगी वो हमें और आपको पता नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। ठीक है। रतन आचार्य, योर व्यू ऑन एक्साइड। से एक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये कंपनी ना ठीक ठाक ही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। अभी इस क्वार्टर इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया था ओवरऑल। लेकिन अगर मैं 10 साल 3 साल के बाद, अगर पिछले 1 साल में उन्होंने परफॉर्म ज्यादा अच्छा किया है और बेहतर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट। बट देन ऑल्सो आई फील उनका जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा अच्छे कंडीशन, अमर राजा मुझे थोड़ा और ठीक लग रहा है, बाय द वे, नॉट अ रिकमेंडेशन।
प्लीज डू योर ओन रिसर्च, देन ओनली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक्साइड ठीक कंपनी है, लेकिन आई थिंक स्टिल उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उसके साथ। एंड फ्रॉम यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट कर लो, एक दो क्वार्टर देख लो, बहुत जल्दी मत करो, आपको इनफ टाइम मिलेगा। 40% तो ऑलरेडी ये डाउन है ऑलरेडी अपने हाई से, तो थोड़ा और 5-10% जाता है, देन आई थिंक देन इट विल द वैल्यू में बी कमिंग। ओके, देन थैंक यू मुस्कान। गरोसा प्लीज एनालाइज टाटा मोटर्स फॉर फ्रेश एंट्री। यार देखो, अभी ये सब कम, टाटा मोटर्स की भी हालत बहुत टाइट है। ओवरऑल चाइना की जैसे हालत टाइट होती है तो टाटा मोटर्स की हालत टाइट हो जाती है। लेकिन बहुत गिर चुका है ये ऑलरेडी, ये स्टॉक अपने हाई से 42% गिर चुका है। कहीं ना कहीं एक लेवल पे एंट्री आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 40-50% गिर जाता है ना, तो काफी सारा जो चीजें होती है ना वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाती है। गौरव, यू कैन वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि मार्केट खराब है। जल्दी मत करो, आपको टाइम इनफ देगा मार्केट ने एंटर करने के लिए, थोड़ा देख लो। बट यस, समहाउ इट इज कमिंग एट अ लेवल, थिंग्स में चेंज, क्योंकि आगे जाके एक अच्छा क्वार्टर टाटा मोटर विल बाउंस बैक अगेन। ये जो कंजम्पशन की स्टोरी आई है, तो पैसे आए तो जरूरी नहीं है ना सब मारुति लेंगे एमएनए मिलेंगे, टाटा भी लेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स नो, एक बाउंस बैक रैली आ सकती है थोड़ा नीचे जाके। बट यस, काफी गिर चुका है। देन भानु प्रताप, इलॉन मस्क हैज टू बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू ट्रम्प लॉबी, particularly EM is probably involving in short trading. Group must be enjoying fall in the market. Yes, yes. अब वो इलॉन मस्क, भानु प्रताप जी, वो बन तो नहीं सकते क्योंकि इज नॉट बॉर्न इन यूएस है। आई थिंक वो साउथ अफ्रीका से आए थे। तो प्रेसिडेंट तो नहीं बनते, हाँ एमपी, और जिस तरह से अभी एमपी बन गए वो ही बन सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ये जो जोड़ी है ना, इलॉन मस्क और ट्रम्प, पूरी दुनिया को नचा रही है। और इलॉन मस्क भी ना बैठे बैठे कभी कभी ब्राजील पे बात करते हैं, कभी जर्मनी पे बात करते हैं। पता नहीं यार, वो खुद का बिजनेस छोड़ के वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा है, ये सब लगे हुए पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो बंदे के पास टाइम कहाँ से मिलता है यार? वो आप ये भी देख रहे हो, वहां भी देख रहे हो, सभी कंट्री के बात ही कर रहे हो, सभी कंट्रीज के लीडर्स को मिल रहे हो। आई डोंट नो करना क्या चाहते, लेकिन कुछ ज्यादा इंटरफियरेंस लग रहा है। आई थिंक वो अपने काम पे फोकस करे तो ज्यादा बेटर है रेदर देन ऑल दैट, बट दैट इज हाउ इलॉन मस्क इज। और आज तो वो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ट्रम्प ट्रम्प को पीछे से इलॉन मस्क ही बोल बोल करते ये करो वो करो ये करो है। तो ऐसी चीज है, पर यस, कुछ अलग ही लेवल है। और अभी तो है यार, उनका जलवा है तो एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। सर, टॉक अबाउट पावर मैकेनिकल प्रोडक्ट्स। पावर मैकेनिकल में भी बालाजी, ये क्वेश्चन है बालाजी प्रभु 6671 का। इस एरिया में भी, पावर में और उन सब में भी प्रॉब्लम्स ही है यार। सेक्टर अच्छा है, आगे जाके डिमांड भी अच्छी रहेगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि मार्केट खराब है, और ओवरऑल नो रिन्यूएबल सेक्टर एंड ऑल दैट में भी हालत थोड़ी टाइट हो गई थी। क्योंकि जो ट्रम्प ट्रम्प ने बोला ना कि ही इज नॉट सपोर्टिंग रिन्यूएबल, ये सब ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं, वो उसको 4 साल लेना है। अब 4 साल में उसको बस यूएस को आगे ले जाना है, ये सब फ्यूचर की बात बाद में करेंगे वैसी बात है। तो उसको फोकस अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं यानी उसको है ना अपनी छाप छोड़ के जानी है कि भाई आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट इन यूएसए। और उसके लिए जी तो लगा, और घबराते नहीं है भाई साहब। अब देखो ना किस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं, जिसको जो सोचना है सोचे, मैं तो लगाऊंगा। और यार बहुत ही कम ऐसे प्रेस, देखो यार, मानना तो पड़ेगा, प्रेसिडेंट यानी पहले टर्म में आए, सब ऐसे भी गाली दे रहे थे, उसको लिटरली भगाया गया, हार गए इलेक्शन, दो जेल जाते जाते बचे, केस पे केस चल रहा है उस पे, यानी एसेसिनेशन का ये हो गया, फिर भी बन गया प्रेसिडेंट। और अभी उसको कोई कोई भय ही नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि वो बंदे, देखो बंदे ने जब डेथ को इतने पास से देख लिया ना, जब उनसे वो कान के पास से गोली निकल गई, तब वो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो जीवन दान मिला है। वो 0.01 सेकेंड से बच गए। अभी वो फुल यूटिलाइज करे कि जिसको जो करना है करे, जिसको जो सोचना है सोचे।
मैं यूएस को नंबर वन बनाऊंगा और उसके लिए मुझे जो करना है करेंगे, और दैट्स वाई। बाकी ऐसे सब स्टेप्स लेना इजी नहीं होता है। ओके, पता है कि सामने वाली कंट्री भी आपको सामने लगाएगी टैक्स है वो तो, बट वही होता है जब वो नीडर बन जाता है ना, तभी ऐसे स्टेप्स होते हैं। तो है अभी वही ना, 4 साल है उसको, उसको पता है एक एक दिन काउंट कर रहा है, इस दिन क्या करना है उस दिन, यानी लाइन अप है क्या क्या डिसीजन लाने हैं। इसलिए तो भाई मोदी साहब भाग के गए कि भाई तू भी रुक जा, कुछ ऐसा वैसा भी मत बोल देना। बट एनीवेज दिस इज हाउ इट इज। तो कहा, अच्छा मैं रिन्यूएबल की बात कर रहा था और मैं कहाँ पहुंच गया, बट एनीवेज बालाजी आई थिंक आप वेट करो, कोई जल्दी मत करो, मार्केट आपको टाइम अच्छा देगी। Anil Dubata say, I feel market corrects more 10%. At least our policy are not able to stop this FI selling and retailer panic selling. We pay for the meltdown. हाँ अनिल जी, हो सकता है जिस तरह से आज मार्केट गिरा 300 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम मैंने जैसे स्टार्ट में ही बोला था वीडियो में कि चार अच्छी चीज जो हो गई, आरबीआई की दो स्टेप्स थे बड़े, वो एक तो आरबीआई रेट का प्लस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, फिर एक आ गया आपका बजट, और फिर आ गया दिल्ली इलेक्शन। ये चार चीजें भी अगर ये फॉल को रोक नहीं सकती तो क्या रोकेगी। तो करेक्ट, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि इट्स इट्स नॉट, आज तो मुझे लगा कि यार कुछ तो सही में बहुत ही गलत जा रहा है, या सही में नो इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर बैक। अभी वही देखना है कहाँ जाके रुकते हैं। कहीं ना कहीं तो सेलिंग कम होगी, लेकिन जो भी आएगा एक बाउंस बैक होगा, लेकिन इट विल नॉट बी अ बाउंस बैक वाइल वेट विच यू कैन से नो भाई चलो अभी वापिस रैली स्टार्ट हो गई, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चले तो यहाँ तक रखते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस टू एवरीवन, ओके। और आप अपना ईमेल आईडी जरूर छोड़ दीजिए, हमारा डेली आउटलुक आपको जरूर मिलेगा। ओके, सी यू देन, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय।